राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आप ही से मैं शुरू कर लेती हूं। इतनी बड़ी बात कह जाते हैं राहुल गांधी, एक ऐसी किताब का हवाला दे देते हैं जो ना पब्लिक डोमेन में है, ना सार्वजनिक है, ना कहीं छपी है। ये बिना सबूत के जो बात कांग्रेस कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो एक डर फैलाने की, भय फैलाने की ये कोशिश हो रही है, कहां तक सही मानते हैं? देखिए, आज राहुल गांधी जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और देश के बहुत ही सम्मानित पद पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन इस सम्मानित पद पे बैठे होने के लिए उनके अंदर जो गंभीरता चाहिए, जो स्टडी करके आना चाहिए, जो रिसर्च होना चाहिए, वो राहुल गांधी के अंदर बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो बिना तैयारी के परीक्षा में शामिल होता है और वो सही लिखने की जगह जो मन में आता है वो लिखता है। ऐसे छात्र हैं राहुल। इसके पहले भी सदन में राहुल गांधी ने कई बार झूठ बोला और उनके झूठ को मतलब सदन में टोका भी गया कि आप ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है और इसको बिना ऑथेंटिक डेटा के आप, बिना सोर्स के आप जो है कोट कर रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि एक बार अग्निवीरों के बारे में चर्चा चल रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि जो शहीद अग्निवीर होते हैं उनको कंपनसेशन नहीं मिलता, जबकि माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर भी बोला कि अग्निवीरों को 1 करोड़ तक कंपनसेशन का प्रोविजन किया गया है। तो इस तरह से जो है वो झूठ बोलते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोलने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से वो जिस पद पे है उस पद की गरिमा को वो तार तार कर चुके हैं। अब ये बताइए, सदन में एक सदन की मर्यादा होती है, सदन के रूल्स होते हैं, उस रूल के तहत जो है आप कोई भी तथ्य जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उस तथ्य के पीछे कोई सोर्स होना चाहिए, कोई कोट होना चाहिए। लेकिन बिना कोई सोर्स के आप कोई किताब जब पब्लिश भी नहीं हुई है उसका कोट आप कहने की बात कर रहे हैं, जो देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो ये कार्य करते हैं, निश्चित रूप से वह मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो वो देते आए हैं। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है हमारे 5 जेट जो है गिराए जा चुके, तो ये जबकि उसमें कोई सत्यता नहीं थी। सेना ने खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बोला कि इस तरह का कोई वक्तव्य जो है सही नहीं है और व्यक्ति को कॉल किया है तो सही नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस तरह से ये बिना तथ्य के आधारहीन बातें करते हैं वह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इस तरह के बातों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि सदन की एक गरिमा होती है। सदन जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है, देश के लोग उसको सुनते हैं। अगर आप इस तरह के तथ्यहीन बात बिना कोई आंकड़े के, बिना कोई सोर्स के, बिना कोई कोट के इस तरह का कोट करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक गैर जिम्मेदाराना जो है वक्तव्य देते हैं। ठीक है, दीपक वोरा जी, एक राजनयिक की दृष्टि से आपका तो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है सर, अगर हमारी इंटरनल इस तरीके की लड़ाई जो है वो अनपब्लिश्ड किताबों के हवाले से लड़ी जाएगी तो ये देश के लिए कितना खतरनाक है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, पर आपने जनरल माथुर को बुलाया, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बाकी आपके 2 विशेषज्ञ हैं, मैं तो घर जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, ये लोग आपको सब समझाएंगे। आज से 52 साल पहले जब मैंने पहली बार कदम रखा था साउथ ब्लॉक में, विदेश मंत्रालय को ज्वाइन किया था, हम सबसे पहले बेटा एक प्रतिज्ञा करते हैं कि संविधान का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, हमेशा पालन करेंगे। और फिर एक दूसरा दस्तावेज, आप सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, हम उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि जो जानकारी मेरे पास आएगी मेरे ऑफिशियल काम में, मैं किसी नॉन ऑफिशियल के साथ शेयर नहीं करूंगा। और फिर जैसे हम सीनियर होते हैं तो नीड टू नो बेसिस, यानी मेरे कॉलीग्स के साथ भी वो बात मैं शेयर नहीं कर सकता। अब जो बात हुई है, जो हमने बात की है जनरल नरवाने की किताब का, मैं मिला हुआ, मैं जानता हूं, मैं फौजी परिवार से हूं बेटा, मैं फौज का इथॉस समझता हूं, ये ऐसी जानकारी कभी नहीं बांटेंगे। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो ये थी कि मेरी अस्थि के साथ जो राज मेरे पास थे, और कई थे, और मैं एम्बैरस कर सकता था सरकार को, लेकिन हमने प्रतिज्ञा ली है तो वो मेरी अस्थि के साथ गंगा मैया में बह जाएंगे। ये कई ऐसी चीजें होती है नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा मैडम, चीनी तो बड़े ध्यान से सुनते हैं ये चीजें कि ये क्या बोल रहा है। जब ये किताब छपी नहीं है, आपने किसी मैगजीन में उसका रेफरेंस दिया, मैंने भी देखा था वो रेफरेंस, उसके बाद का भी तो पढ़िए, उसमें देखा है कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। और उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने बयान दिया, वो पेवॉल के पीछे है, अगर आप थोड़े पैसे खर्च करके जाके खुद पढ़ लीजिएगा। अगर वो कंफर्म नहीं कर पा रहा है, खुद कह रहा है,
फिर इसको कोट करने से क्या फायदा है? इससे जो है बाकी के देश हंस पड़ते हैं। अब ये लीक नहीं है मैम, दो तरह की होती है। एक तो कोई व्यक्ति, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि जनरल नरवाने खुद दे रहे हैं, जी और दूसरा होता है, अमेरिका में बहुत बार होती है लीक्स, 50 लोगों को जानकारी है, एक ना एक जो नाराज है राष्ट्रपति के साथ या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, वो जाके अखबार को दे देता है। हमारे देश में वो नहीं होता है मैम, लीक्स बहुत कम होते हैं। सो मेरा मानना है, और आप मुझे क्षमा करेंगे अगर किसी राज ने किसी किसी पॉलिटिशियन को नाराजगी हो इसके साथ, ऐसी चीज को मैं कहता हूं ये तो एक प्याले के अंदर तूफान है। ऐसी चीजें जिसका कोई सबूत नहीं है, वो किताब छपी नहीं है, तो ऐसी चीजों का आरोप, ऐसी चीजें कहना पार्लियामेंट में, और हमारी सेना के बारे में कहना जी कि वो चीफ साहब ने भी बोला, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, इससे की उससे की, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। नो मैम, ये हमारा सिस्टम ये नहीं है। बस फाइनली इतना ही कहूंगा, आपको पता है कि पहलगाम में क्या हुआ था? कुछ ही घंटों, जनरल अनुज आपको बताएंगे, वी वर रेडी, हम तैयार थे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो ये इसने परमिशन नहीं दी, उसने नहीं दी, मैम माफ कीजिएगा, मैं इसको नहीं मानता हूं मैम। अनुज माथुर जी, 2017 के डोकलाम विवाद के बाद या 2020 के बाद, मैं सीधा सा आपसे सवाल करती हूँ सर, क्या 1 इंच भी जमीन हमने खोई? हमने जनरल नरवणे जी का अभी एक वीडियो भी सुना, आप और बेहतर बता सकते हैं इसको और विस्तार से बता सकते हैं। जय हिंद सोनल। देखिए, जनरल नरवणे का जो स्टेटमेंट आया है, जब वो वर्दी पहने हुए हैं उस समय का स्टेटमेंट है, और उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बिल्कुल, आप दोनों जगह की जो बात कर रही हैं, किस्मत से दोनों जगह पर मैं नौकरी कर चुका हूं पर्सनली खुद, और ये मैं आपको बता सकता हूं और आपके महान चैनल के माध्यम से देश को बता सकता हूं कि हमने दोनों में से किसी भी जगह 1 भी मिलीमीटर जमीन नहीं खोई है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये बात कि जमीन गई है या नहीं गई है, आपको कोई सोर्स नहीं बता सकता, ये बात कोई सैटेलाइट नहीं बता सकता। ये बात आपको सिर्फ इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि जो वहां पर मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो जमीन पर मौजूद हैं, सिर्फ उनको इस बात का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि वो जमीन का क्या परिस्थिति है। और जनरल नरवणे ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया था, और इसको मैं एंडोर्स करता हूं कि कोई 1 इंच भी जमीन खोई नहीं गई है। ये तो हुआ आपके प्रश्न का उत्तर, पहली बात। दूसरी बात, जो एम्बेसडर वोरा कह रहे थे, जो जमीनें खोई गई हैं उनका अगर इतिहास आप खंगालें तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन हमने शुरुआत में 47-48 में खोई, कितनी जमीन हमने 1962 में खोई, और कितनी जमीन उसके बाद हम लगातार चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के हिसाब से हमने कई दफा उतनी जमीन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। इसका भी इतिहास हमको सबको पता है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की बात करने की आवश्यकता है। अभी जो आज का प्रश्न है वो ये है कि आप एक सेना के पूर्व प्रमुख को कोट कर रहे हैं, और उस जगह पर उसको कोट किया जा रहा है पार्लियामेंट में, जहां पर कि उसकी कोई वैधता, उसकी कोई वैलिडिटी मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में है। तो ये अननेसेसरी है। हर बात का, जब आपके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, जब प्रश्न के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट जैसी जगह पर राष्ट्रपति महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव के समय आप इस प्रकार की बातचीत को उठाएं। देखिए, ये जब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं सोनल, मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की राजनीति करने की कोई आवश्यकता हमें है। कोई भी वो वक्तव्य जो सेना के मनोबल या सेना के कार्रवाई के जो उनका जो परिणाम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत कमजोर किस्म की राजनीति का द्योतक है। और आप इस बात को निश्चित रूप से मान लें कि आपके सेनाएं जो कह रही हैं, आपके सेनाएं जो कर रही हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने करके दिखा दिया है और आज तक करती चली आ रही है, सन 47 से लेकर के आज तक, उसका कोई उस प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात पर 1 मिनट और, पुस्तक को पब्लिश हो जाने दीजिए। अगर आपको उनका आरोप है कि पुस्तक को पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है। नो, बिल्कुल। आप जनरल नरवणे से पूछ ले, ही इज नॉट गॉन अवे फ्रॉम इंडिया।
क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, मेरा ये मैं कहने का अर्थ है कि आप एक ऐसी एक आर्टिकल को कोट कर रहे हैं जिसको वो स्वयं कह रहे हैं कि हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, इसकी सच्चाई के बारे में हमें पता नहीं है। जो ग्राउंड सिचुएशन है डोकलम में भी और गलवान में भी और जितने भी जो जो पेंगांग त्सो का एरिया है, सब कहीं भी भारत ने कोई भी जमीन नहीं खोई है, ये बात आप मान के चलें। ठीक है, निखिल जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निखिल, आप देखिए लगातार ऐसे बयान जब आते हैं तो सेना का भी मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं। उनको भी लगता है कि उनके लिए जो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर एक स्टैंड होना चाहिए वो नहीं है। और बिना ऑथेंटिसिटी के भाई आप इतनी बड़ी बात कैसे कह जाते हैं पार्लियामेंट में? जो किताब पब्लिश्ड नहीं है, आपने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सोनल जी, कभी कभी मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए और सरकार के लिए पार्लियामेंट के अंदर बहुत अलग मापदंड है। अब कहा जा रहा है कि किताब पब्लिश नहीं है, ये रिपोर्ट तो पब्लिश्ड है, कारवान की मैगजीन की रिपोर्ट है। अब इस पे एक सवाल ये खड़ा करा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम खुद कंफर्म नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि अगर सेना के चीफ को कोई कॉल आया, उन्होंने अपने मेमोयर में उसके बारे में लिखा और सरकार उस किताब को पब्लिश ना होने दे, तो उसका कोई भी मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल ऑथेंटिकेशन कैसे दे सकता है जब तक वो किताब निकलने ना दे? ये आर्टिकल को आए हुए 1-2 दिन हो चुके हैं कारवान पे, जनरल नरावने ने अभी तक खंडन तो नहीं करा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब संसद के पटल पे नेता प्रतिपक्ष केवल राहुल गांधी की बात नहीं है, तो आपने सुनी ना जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं। सोनल जी, आपने और किसी स्पीकर को नहीं टोका, बीच में 3 स्पीकर थे। थैंक यू। बोलिए। तो आपने पहली बात एक ये नहीं है कि केवल राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कि वो नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पे कुछ कहना चाहते हैं और सरकार के सारे मंत्री लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलकर उन्हें कहने नहीं देते, रूल्स का हवाला देते हैं जो गलत हवाला दे रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने अभी यहाँ पर कहा कि किसी को एम्बेसडर वोरा ने अभी कहा कि किस तरीके से उन्होंने एक ओथ ऑफ सीक्रेसी ली है और वो अपनी बातें पहले नहीं बताते। एम्बेसडर वोरा उस चीज का शायद रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन परहैप्स बाकी जो हमारे कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शायद उस व्यू से डिफर करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इस तरीके की किताबें लिखी हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके एक किताब लिखी गई, एक सीबीआई के डायरेक्टर ने आई थिंक एक किताब लिखी थी जहां पर उन्होंने बोफोर्स स्कैंडल के बारे में कुछ बोला। बहुत लंबी फहरिस्त है और बीजेपी तो उनका जिक्र करती ही रहती है। तो बीजेपी उन किताबों का जिक्र करके कांग्रेस की 10 साल, 15 साल, 50 साल, 80 साल पुरानी सरकार या नेताओं के बारे में बोले, वो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी कल का छपा हुआ एक लेख 5-6 साल पहले की एक घटना के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये हुआ किस्सा या नहीं। सरकार को जवाब देना चाहिए था। सरकार बोल देती कि नहीं, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत है, वो रूल्स के हवाले में रोका गया। सरकार कह सकती थी ना कि नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल झूठ है, हम खंडन करते हैं इसका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम से जनरल नरावने का फोन उठा लिया था, एकदम उन्हें आदेश दे दिया था कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, ऐसा तो सरकार ने नहीं कहा। और रही बात जनरल नरावने की बयान की, जब वो सेना अध्यक्ष थे, उस बयान में उन्होंने ये कहा कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई। यहां पर एक पॉइंट है जो जिसमें बीजेपी हमेशा सबको घुमाती है, पेट्रोलिंग राइट्स और सॉवरेन टेरिटरी। हमारी सॉवरेन टेरिटरी भले ही 1 इंच की ना गई हो, लेकिन अगर हमारे किलोमीटरों लंबे पेट्रोलिंग राइट्स जाते हैं, ग्रेजिंग राइट्स जाते हैं और वहां पर चाइना अपने टैंक या आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो वो नुकसान और क्षति ही है। अगर बीजेपी को क्षति नहीं लगता तो ठीक है, वो अपने देश के लोगों को जवाब दें कि हमारे 56 इंच को ये नहीं लगता। जब तक कोई दिल्ली में आके टैंक लेके ना बैठ जाए तब तक हम नहीं मानेंगे कि किसी ने कोई कब्जा करा है या किसी ने कोई एग्रेशन करा। ठीक है, मैं रत्नाकर सिंह जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर सिंह जी, जिस तरीके से अभी निखिल कह रहे हैं, और न केवल निखिल जैन कह रहे हैं बल्कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि चले हम ये बात कह भी रहे थे तो उसको पूरा सुन लिया जाना चाहिए था और उसके बाद उस पर बात की जानी चाहिए थी, हमारी बात को पूरा नहीं होने दिया गया। देखिए सोनल जी, बात पूरा करने का अधिकार तब मिलता है जब आप कोई भी बात जो कहती हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होता है, तो आप सदन में जो है वो बात कह सकते हैं। जो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है उन सारी चीज़ों को ला करके और सदन में चर्चा नहीं कर सकती। स्वयं सभापति महोदय ने उसको रोका और ये सभापति का अधिकार है कि आप किसी भी अनऑथेंटिक जो चीज़ें होती हैं उसको आप इस तरह से सदन में ला करके जो है चर्चा नहीं कर सकते। पहली चीज़ समझनी चाहिए इस बात को। आप बहुत सारी चीज़ें आप कहते हैं कि इनको बोलने नहीं दिया जाता है, आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, सदन के बाहर भी आकर तमाम तरह के एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, आप फोड़ते रहते हैं ना। सदन में किसने रोका है आपको बोलने के लिए? आप बोलते रहते हैं। जब यही राहुल गांधी जब विदेशी मंचों पे जाते हैं तो
पार्टी की बुराई करते करते, नीतियों की बुराई करते करते ये देश की बुराई करने लगते हैं। और तमाम फैक्ट्स जो है वो सामने भी आए हैं कि इन्होंने जब भी यूरोपियन कंट्रीज के जब भी मिलने गए थे उस समय कहा गया था, इन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, आप लोग हस्तक्षेप करिए। तो इस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन का एक जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करता है। और ये जो कहते हैं कि व्यक्ति की आजादी भी भारत देश में खत्म की जा रही है, भाई किस तरह से खत्म की जा रही है आप ये बताइए ना। आप आए दिन जो है आकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। और देखिए ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने इसी जब गलवान झड़प के बाद जब भी इन्होंने तमाम जगह आकर के कहा था कि 2000 किलोमीटर जो है हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया है चाइना ने। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आप वहां पे जाके सत्यापित किए थे कि 2000 किलोमीटर आप जमीन का कब्जा किया है चाइना ने। इनको माफी मांगनी पड़ी और इनको सोच लीजिए कि इस तरह का वक्तव्य राहुल गांधी देते हैं जो हमारे सेना का अपमान है, हमारे संप्रभुता और अखंडता पे जो है ये नहीं। लेकिन निखिल जैन कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सेना का अपमान कैसे हो गया। अगर कोई सवाल हम उठा रहे हैं, कोई भीतर का कोई मुद्दा है जिस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, तो दोनों पक्ष बैठकर चर्चा कीजिए। उसको सेना के मनोबल से कहां से जोड़ देते हैं आप लोग? देखिए सेना के मनोबल को बहुत बार ये गिराने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। इन्होंने कहा ना कि हमारे जो जेट मार गिराए पाकिस्तान में, तो ये हमारे सेना का अपमान नहीं करा है इन्होंने जब भी एयर स्ट्राइक हुआ उस समय भी क्या वक्तव्य दिया। ऑपरेशन सिंदूर में कभी भी इनका पॉजिटिव भारत देश के सैनिक जो हैं उनका मान बढ़ाने का कभी काम किया इन्होंने? हमेशा वही भाषा बोलते रहे जो पाकिस्तान बोलता था या चाइना बोलता था। पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम ये यहाँ पे बैठकर करते हैं। ठीक है। तो निश्चित रूप से ये जो जिस तरह का वक्तव्य देते हैं उससे सेना भी सेना को अपमानित करने का काम करते हैं, देश को अपमानित करने का। ठीक है निखिल जैन इस पे थोड़े से मूल सवाल हैं। अगर डोकलाम में चाइना ने कुछ आगे एंगेजमेंट करी नहीं थी, अग्रेशन करा ही नहीं था, तो इतने सत्र की मीटिंग क्यों हो रही है हमारे सेना के कमांडर्स और चाइना के कमांडर्स को? उन्होंने कोई अग्रेशन करी है? हम उन्हें एग्रेशन जवाब दीजिए रत्नाकर सिंह जी, एक एक करके जवाब दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक करके मैं इसी सवाल का जवाब एक बार ले लेती हूँ मैं रत्नाकर सिंह जी से। जवाब दीजिए रत्नाकर सिंह जी। देखिए दो देश के सेनाओं की मीटिंग जब भी होती है तो बहुत सारे मुद्दों पे और बहुत सारी चीजें जो हैं उन पे चर्चा होती है। पब्लिक डोमेन में सारे मुद्दे भी तो आते हैं ना, मुद्दे भी आते हैं। किसी भी इस तरह की मीटिंग हम ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं रत्नाकर सिंह जी? इससे रिलेट कर देना और उसको ये कहना कि हमारे अंदर घुस के आ गए थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह का वक्तव्य जो है ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है निखिल और देश की जनता करेगी। मीटिंग को उन्होंने नकार दिया, कोई मीटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग पता नहीं किस चीज पे हमारे नॉर्दर्न कोर के कमांडर्स उनके कमांडर्स से क्यों मिलते हैं पता नहीं, चलिए ठीक है। सर इसी पर्टिकुलर इशू पे मीटिंग हो रही है, इसीलिए नॉर्दर्न कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, कोई फॉरेन मिनिस्टर्स या डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये कहते हैं सेना के मनोबल को हमने क्षति पहुंचाई है, ये करा है वो करा है। जब गलवान में क्लैश हुआ हमारे 34 सोल्जर्स मारे जाते हैं, हमारे सोल्जर्स ने उनके सोल्जर्स को भी क्षति पहुंचाई। सर मैंने आपको काटा नहीं था सर मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट नहीं किया। आप शब्दों आप हमारे सेना के जवान नहीं, आप इनकी बात का जवाब दीजिए रत्नाकर सिंह जी, आप एक एक बात का जवाब दीजिए ना। शब्दों पे मत खेलिए, हम चाहते हैं तथ्यों पे बहस होनी चाहिए, तथ्यों पे बहस होनी चाहिए। बहस करते हैं। राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल करा, आप उस शब्द का खंडन करते हैं। मैं भी कहता हूं कि ठीक है शायद कोई और शब्द यूज कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए शब्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देश के 34 जवान शहीद हुए जब चाइना ने एग्रेशन करा और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने खड़ा होकर बोल दिया ना कोई आया है ना कोई आया था। अगर कोई आया नहीं तो हमारे 34 जवान शहीद कैसे हो गए थे? अगर कोई आया नहीं तो फिर उसका प्रमाण क्यों नहीं देती सरकार? सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली शो करती हैं कि ये सारे क्लैश पॉइंट्स के पास चाइना का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में बिल्डअप हुआ है। इनके आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमने सेना के जवाब देंगे। फिर मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी, प्लीज रत्नाकर सिंह जी। देखिए ये राहुल गांधी बहुत तरह के प्रश्न उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे भी बहुत तरह के प्रश्न उठाते, तो एक आध प्रश्न का आप जवाब देते चलिए ना साथ। लेकिन बात यह है कि वो बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनके प्रश्नों की गंभीरता कितनी है। ये देखिए देश की जनता उनके बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनके प्रश्नों की गंभीरता बहुत है। ये इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं। एक लीडर ऑफ अपोजिशन के प्रश्नों की गंभीरता भी उतनी ही है जितना सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की जवाबदेही है। लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए
किस तरह के प्रश्न सदन में पूछने चाहिए, ऑथेंटिक प्रश्न है, ऑथेंटिक सोर्सेज है, उसके बेस पे पूछना चाहिए, या कोई भी वक्तव्य लेकर आकर पूछेंगे? कोई उनका बैकग्राउंड, कोई होमवर्क करके आते हैं क्या राहुल गांधी? मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि राहुल गांधी ने कहा कि शहीद अग्निवीरों को कंपनसेशन नहीं मिलता। तुरंत रक्षा मंत्री जो खड़े होकर बोले कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, शहीद अग्निवीरों को 1 करोड़ तक कंपनसेशन मिलता है। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन बने बैठे हैं तो उनको उतना मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए उतनी। ओके अनुज, ठीक है, छोटी सी एक बात बोलूं, 10 सेकंड। पहली बात तो सरकार ने साफ कर रखा है कि अग्निवीर की अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा जाता है कोई अग्निवीर तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का बयान है, मैं दिखा दूंगा। दूसरी बात, उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलता, उन्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। दोनों में फर्क होता है। रेगुलर सोल्जर्स को एथराशिया कंपनसेशन मिलता है, उन्हें इंश्योरेंस क्लेम और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं जो रेगुलर सोल्जर्स को कम है। अरे रक्षा मंत्री सर एक राजनेता है, रक्षा मंत्री एक राजनेता है, ऊपर पूरी तरह से अपने बातों को स्पष्ट किया है। ठीक है अनुज माथुर जी, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिन पर क्लियर बात होनी चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम बीच में कोई ऐसी चूक कर बैठते हैं, जरा सी गलती की वजह से वो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता है। सोनल देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब इशू राष्ट्रीय सुरक्षा का होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के इशू पर हम लोगों को इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो हम वक्तव्य देने वाले हैं या दे रहे हैं उसके पीछे के सोर्सेज कितने स्ट्रांग हैं। एक मिनट, क्या उस वक्तव्य का हमारा शत्रु राष्ट्र लाभ उठा सकता है या नहीं? पृथ्वीराज चव्हाण का जो स्टेटमेंट है कि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हार गई थी, क्या इस प्रकार के बयान सही हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या राष्ट्र के हित में? जब आप ये सब बार बार सवाल पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर और पाकिस्तान के पॉलिटिकल, एक मिनट प्लीज जैन साहब काइंडली, जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स बातचीत कर रहे हैं, वो वही की वही चीज इको हम कर रहे हैं। कई दफा हमने आप ही के चैनलों पर पाकिस्तान के लोगों के सामने बात करते हुए इस बात पर हमको देखना पड़ता है कि वो ये कहते हैं कि भाई आपका चिदम्बरम साहब ये कर रहे हैं, आपके ये कर रहे हैं, फिर आप किस बात से बात कर रहे हैं जी? हम क्या, एक मिनट, हम क्या अपना कोई ऐसा फॉर्डर चाइना को या पाकिस्तान को दे रहे हैं जो कि फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं है? क्या सोनल आप ये मानती हैं कि हमने युद्ध पहले दिन हार लिया था उसका? क्या आप ये मानती हैं कि हमारे 6 राफेल जेट गिर गए थे? क्या आप ये मानती हैं कि हम कह रहे हैं कि 1 भी इंच जमीन नहीं गई? क्या हमारी जमीन चली गई? 2000 किलोमीटर जमीन चली गई, वो 44,000 किलोमीटर जो 47-48 में चले गए थे, उसका क्या जवाब है? उनको उन इतिहास को आप छोड़िए, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनैतिक परिपक्वता इस बात को पर निर्भर करती है कि आपका कोई भी स्टेटमेंट राष्ट्र के खिलाफ किसी शत्रु के लिए एक हथियार ना बने। और जबकि कोई आपको गलत बात कहने के लिए नहीं कह रहा है, आप सत्य कहिए, सत्य को मानिए, सेना जो कह रही है उस पर विश्वास करिए और फिर आप इसको आगे बढ़ाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। दीपक वोरा जी से भी मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। दीपक वोरा जी, जब आप पब्लिक डोमेन में कोई बात कहें, सेना से जुड़ी कोई बात कहें, तो उस पर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका एक विश्वास है, वो और ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि जो भी बात आप कह रहे हैं आपके दुश्मन देश के लिए वो किसी भी तरह का हथियार ना बने। ये हमारे राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को सोचने की ज़रूरत है। ये बेटा आप ही का चैनल लोगों को सिखाएगा। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं एक परिवार से आता हूँ जिसने कुर्बानी दी थी। जनरल अनुज माथुर साहब जानते हैं, 62 में अनाथ हो गया था मेरा परिवार। लेकिन अभी भी कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा कि हमारी सेना कमज़ोर है या हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है। जो भी बयान हम लोग देते हैं, खासतौर से विदेश मंत्रालय में, हम ये ध्यान रखते हैं कि दुश्मन उसका फ़ायदा ना उठाए। अभी मुझे लगता है डिस्कशन ये है कि जनरल नरवाने साहब ने, हमारे चीफ साहब ने पहले अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को फ़ोन किया, फिर इनको फ़ोन किया, डिफेंस मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैम ये दिस इज़ नॉट ट्रू। और दुश्मन इससे ये समझेगा अरे हम हमला कर दें, वो तो पहले अपनी सरकार के पॉलिटिशियन से पूछेंगे और फिर वो जवाब देंगे।
ये सही नहीं है। सेना को पूरी तरह से, मैडम ये मैं जानता हूँ, और बाय द वे जिस इलाके की आप बात कर रही हैं कारगिल और लेह की, मैं तो विशेष सलाहकार हूँ वहाँ पे मैम, मैं तो गया हुआ हूँ। कुछ ही दिनों के बाद तो आपके प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए थे गालवान में और बातचीत की उन्होंने हमारे जो सैनिक थे वहाँ पे, जबकि चाइना का टिंग टोंग पिंग पोंग वो तो बहुत महीनों के बाद वहाँ पर गया था। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैम ऐसा कुछ ना कहें या करें जिससे डिप्लोमेसी पर, आपकी छवि पर और हमारी सेना, चाहे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके ऊपर किसी तरह का प्रश्न उठना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक बात है, अभी आप पढ़ लीजिएगा, ये स्विस थिंक टैंक जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उन्होंने साफ कहा है कि पहले दिन पाकिस्तान ने बड़े, उनके एयरफोर्स ने काफी करिश्मा किया, लेकिन उसके बाद मोस्ट ऑफ पाकिस्तान का आसमान भारतीय एयरफोर्स के नियंत्रण में था। इसका क्या मतलब होता है मैम? जब एक यूरोपियन बहुत माना हुआ थिंक टैंक ये कह रहा है, फिर आप कहेंगे वो तो बकवास कर रहे हैं। तो उनके पास जानकारी है नहीं है और आपके पास है। नो सॉरी मैम, ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए मैम। आई हैव फुल फेथ एज एन इंडिविजुअल, एज अ सन ऑफ अ सोल्जर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी सेना पर, हमारी कूटनीति पर, हमारी इस सरकार पर। देश पर किसी तरह की हानि नहीं आएगी, इतना ही कहना चाहता हूँ। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, आप अपने डिप्लोमेट्स पर और अपने सोल्जर्स पर भरोसा, निखिल जैन जी। सोनल जी, ना तो आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने सेना पे सवाल उठाया, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठाया था, ना उससे पहले कभी भी उठाया। हमेशा सरकार की नीतियों पे सवाल उठाए गए हैं। और रही बात ये पृथ्वीराज चौहान के बयान की कि पहले दिन हमें ऑपरेशन सिंदूर के कोई क्षति फेस करनी पड़ी थी, उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान को कोट करते हुए कहा था कि इंडिया एस्टैब्लिश डिसाइसिव एडवांटेज आफ्टर लॉसेस इन द एयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। हिंदू में ये प्रकाशित रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से सिंगापुर के एक मीडिया हाउस को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने, जिसमें ये कहा गया था। और उसके बाद कैप्टन शिव कुमार जो डिफेंस अटैची हैं इंडोनेशिया में, उनका भी एक बयान था, एक प्रेजेंटेशन थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने के कारण हमारी एयरफोर्स को मना करा गया था पाकिस्तान की एयरफोर्स टारगेट्स पे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से लॉसेस हुए, लेकिन बाद में स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट हुई। अगर हम सरकार की डिफेंस पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे बतौर विपक्ष या बतौर नागरिक सवाल उठाते हैं, वो सेना का मनोबल कमजोर करना नहीं है, वो सच को उजागर करके सेना को मजबूती देना है। अब कहा जा रहा है कि डोकलाम में कुछ नहीं हुआ, ये देखिए सैटेलाइट इमेजेस शो करती हैं चाइना अपने मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है डोकलाम के पास। इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपको गलवान की भी मिल जाएंगी, इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपको अरुणाचल के पास की भी मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ सरकार आके ये बोलती रहेगी कि ना कोई आया है ना कोई आएगा। सैटेलाइट इमेजेस आर देयर, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आर देयर, आर्मी चीफ्स बोल रहे हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स बोल रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ एक अपनी बीन बजानी है और कहना है कि ये सेना का बयान है। सेना का बयान नहीं है, रक्षा मंत्री सेना नहीं होते, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सेना नहीं होते, ये राजनेता हैं। हमें सेना का बयान मानना है और सेना के बयान को यहाँ पर रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन निखिल जी, आप इस बात को तो मानेंगे ना कि एक वीडियो में जनरल नरवणे एक बात कह रहे हैं और ठीक आप उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देकर वहां हंगामा कर दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा क्रेडिबिलिटी सोर्स तो हमारा देखना चाहिए ना कि हम कहां से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। शुरुआत में पीछे सोनल जी, शुरुआत में ही मैंने इस बात को एड्रेस करा था कि एक सॉवरेन टेरिटरी और पेट्रोलिंग रेंज में, पेट्रोलिंग राइट्स में नो मैंस लैंड जो होते हैं उनमें फर्क होता है। चाइना ने जो अग्रेशन करी है वो नो मैंस लैंड में करी है, जो पहले ना चाइना का था ना इंडिया का था, लेकिन चाइना ने उस पर आगे बढ़ के कब्जा कर लिया, जो हमारी स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पोजीशन वीक करता है। उन्होंने हमारी सॉवरेन टेरिटरी पे अभी तक कब्जा नहीं करा है, पर सरकार क्या चाहती है कि चाइना बिहार आ जाए, यूपी आ जाए, असम आ जाए, बंगाल आ जाए, दिल्ली आ जाए। कब सरकार की नींद कब खुलेगी? जब चाइना के टैंक दिल्ली में खड़े होंगे तब खुलेगी, तब तक यही कहते रहेंगे ना कोई आया है ना कोई आने देगा। इन्हीं के खुद के लद्दाख के एमपी ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि किस तरीके से चाइना ने एग्रेशन करा है। सोनम वांगचुक जो मोदी सरकार के और मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक रहे, उन्होंने जब ये सवाल उठाए तो उन्हें जेल में डाल दिया है एंटी नेशनल बता के। जो व्यक्ति हमारी सेना के लिए सालों से काम करता रहा, जिसपे फिल्में बनी, किताबें लिखी गई, पूरे दुनिया में उनकी प्रसिद्धि है, देश का उन्होंने इतना नाम करा है, आज वो एंटी नेशनल कह के अंदर करे जा चुके हैं और एनएसए के कानून के अंदर पता नहीं कौन से टेररिस्ट। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी। देखिए, अभी निखिल जैन कह रहे थे कि सेना के बयानों पे बात करना चाहिए। रक्षा मंत्री नेता होते हैं और गृह मंत्री राजनेता होते हैं। तो जब सेना ने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे देश में कोई भी जेट नहीं मारा गया है, कोई भी जेट गिरा नहीं है, तो राहुल गांधी फिर क्यों घूम घूम कर लोगों को भ्रम फैला रहे थे, क्यों बरगला रहे थे? प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए अगर आप इस तरह की बातें करते हैं कि बरगलाने का काम क्या राहुल गांधी का है सिर्फ। और ये कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी जो है नीतियों का विरोध करते हैं। भाई, आप विदेशी मंचों पे जब जाते हैं
तो वहां पे नीतियों का विरोध करते हैं कि इस तरह से बातें करते हैं जहां पे हमारी संप्रभुता और अखंडता, ऐसा लगता है कि आप प्रहार कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आप कहते हैं कि ऐसा है केरोसिन छिड़क दिया गया है, खाली चिंगारी की जरूरत है। आप किस तरह की बातें करते हैं? इस तरह की बातें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी का नीतियों का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर बैठे हैं। राहुल गांधी को आज पूरी तरह से मैच्योर्ड होने की जरूरत है, एक परिपक्व राजनेता होने की जरूरत है। जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा होती है और वो कुछ भी बोलते हैं। निखिल जैन जी, विश्व के पटल पर जब आप कोई बात कहते हैं, विश्व के पटल पर जब आप कोई बात कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति भी उतनी ही है। आप अपने देश के प्रति क्या मैसेजिंग दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड आपको देख रहा है, पूरा संसार आपको सुन रहा है, और आप अपने देश की क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता। सोनल जी, जब भी कोई भी मिलिट्री स्कर्मिश होगी, दोनों साइड के लॉसेस होंगे। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉर। एवरी सोल्जर वुड नो दैट, एवरी सोल्जर सेज दैट। और यही चीज सीडीएस अनिल चौहान ने अपने इंटरव्यू में कही थी, जब उन्होंने साथ में एडमिट करा था कि हाँ, हमारे जेट्स के लॉसेस हुए हैं। जेट्स के लॉस होना कोई गलत बात नहीं है। जब तक हमारे सोल्जर सेफ हैं, जेट्स के लॉस होते रहेंगे। अगर हम कोई भी मिलिट्री स्कर्मिश करेंगे, लॉसेस होंगे। पर दिक्कत यह है कि सरकार को हेडलाइन मैनेजमेंट करने की इतनी आदत है कि ये फेयरली आके ये बात बता नहीं सकते। इससे पहले कारगिल का युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, और भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ स्कर्मिशेस हुए। किसी भी सरकार ने, चाहे वो अटल जी की बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकारें हो, किसी सरकारों ने ये चीजें छुपाने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि इन्हें लगता है हर छोटी सी चीज में इनकी छींचा लेदर हो जाती है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि विदेशी मंचों पर जाके आप ये कह देते हैं, आप वो कह देते हैं। इट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। मैं अपने घर में बैठ के, जो यहाँ पर दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूं, ये कोई आपके दर्शक जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं वो भी सुन सकते हैं, लंदन में बैठे हैं वो भी सुन सकते हैं, न्यूयॉर्क के सर, ये आपको समझना चाहिए। इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कि आप इंडिया में बोले, इंडिया से बाहर बोले, पूरी दुनिया सुनती है। और अगर राहुल गांधी, चलिए फिर आप जाके मोदी जी को ये समझाइए कि वो 2015 में कोरिया में जाके ये क्यों कह रहे थे कि भारत में कोई पैदा होता है तो उसे शर्म आती है कि मैं भारत में क्यों पैदा हूँ। पूरा वक्तव्य उनका सुनिए। यही वक्तव्य है और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, यही वक्तव्य है सर। दिस इज द सेंस ऑफ इट, दिस इज द सेंस ऑफ इट। आप कहते हैं कि आपने कहा राहुल गांधी ने कहा हस्तक्षेप करिए, दिखाइए स्टेटमेंट। कहना चाह रहे थे आप राहुल गांधी की स्टेटमेंट दिखाइए जहां पर उन्होंने बोला कि विदेशी ताकतों को हमारे देश में हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी ने हमको थोड़ा सा राजनीति से अलग होकर सोचना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोकतंत्र खतरे में है, सहायता नहीं मांग रहे थे, आप इंटरफेयर करिए। सोनल जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया क्योंकि हमारे भाजपा के मैं कह रही हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कम से कम हमें राजनीति से इतर सोचना चाहिए, आपको लगता नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए, और इसीलिए मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे विपक्ष को और सरकार को साथ में आके देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए आप बार-बार सवाल उठाएंगे, नहीं बनाना चाहिए। आप सेना के शौर्य और साहस का कभी जिक्र नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसमें ये ढूंढेंगे कि कहां क्या गलती रही। सेना के शौर्य और साहस की सराहना विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, हम सब ने हमेशा करी है, और एक्चुअली हमें करने की जरूरत नहीं है। देश का हर नागरिक जानता है। अरे रत्नाकर जी कितना इंटरजेक्ट करेंगे, कितना इंटरजेक्ट करेंगे? ये संसद है क्या? ये संसद है क्या? यहाँ पर ओम बिरला जी नहीं है मेरे म्यूट करने के लिए। रत्नाकर जी यहाँ पर ओम बिरला जी नहीं है मुझे म्यूट करने के लिए। ठीक है। अनुज माथुर जी से मैं सवाल ले लेती हूं। कहते हैं कि चाइना ना कभी आया ना कभी आएगा। अब ये वही राजनीति शुरू हो गई, ये वही राजनीति शुरू हो गई, वही राजनीति शुरू हो गई जिस पर मैं बात कर रही हूँ, जिस पे जो आज का मुद्दा है ना उसी पे ये हम वहीं पर आ गए। मुद्दा ये था कि देखिए, अब जैसे राफेल के मुद्दे पे बीजेपी ने कहा कि किस तरीके से सेना पे सवाल उठा दिया, उस पे छोटी सी बात 10 सेकंड मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज मैंने सबको बराबर समय दिया है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। इतनी सी बात है कि जब जो 126 जहाज की डील कांग्रेस सरकार नेगोशिएट कर रही थी, ये सरकार 36 एयरक्राफ्ट लेके आती है। वो अभी तक आए नहीं है, आ जाएंगे। 36 एयरक्राफ्ट लेके आती है। इस पे अगर विपक्ष के नेता या विपक्ष की पार्टियां सवाल उठाएं तो वो सेना का अपमान कैसे हुआ? वो तो देश की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा। अनुज माथुर जी से मैं छोटा सा रिएक्शन लूंगी, उसके बाद दीपक वोरा जी से एक छोटा सा रिएक्शन, और फिर मुझे सभी मेहमानों को शुक्रिया करना होगा। सर देखिए सोनल, बिल्कुल साफ बात है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को किसी भी प्रकार से उठा सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आर्म फोर्सेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में लगातार दिया है, जब उनसे DGAO से पूछा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पॉइंटेड क्वेश्चन कि कितने हमारे लोग मारे गए, तो उन्होंने कहा था कि ऑल माई पायलट्स आर बैक, आई कोट हिम। और उन्होंने फिर यह भी कहा था कि जब उनसे यह पूछा गया नुकसान,
बिल्कुल जैन साहब सही कह रहे हैं कि दोनों कोई लड़ाई ऐसा नहीं होती है कि लड़ाई में सिर्फ आप मारते रहे और वो पिटता रहेगा। जो जब भी लड़ाइयां होती हैं बराबर नुकसान दोनों तरफ से होते हैं और हमेशा हुए हैं। 47-48 में भी हुए, 71 में भी हुए हैं और डोकलाम में हर जगह होता है ऐसा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप युद्ध में हैं और सिर्फ एक का नुकसान होता रहे। आज आप दुनिया देख लीजिए, रूस के कितने सैनिक बने यूक्रेन में, कहीं भी। तो ये बात कही थी उन्होंने। जब उनको पूछा गया कि कितना नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका रिवील करना विल बी एडवांटेज एनिमी व्हेन द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये एडवांटेज एनिमी नहीं होना चाहिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जैन साहब को कि जो मिलिट्री कैंपेन्स होती हैं वो काफी समय तक उनको उनकी इंफॉर्मेशन को रोक करके रखा जाता है। ये चीजें पब्लिक डोमेन में ओपन करने की नहीं होती। ऑलराइट सर, ऑलराइट। तो सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को बिल्कुल स्टेट सीडीएस ने बिल्कुल सही कहा है जैन साहब, सीडीएस ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने यही कहा है कि दोनों तरफ के नुकसान हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा एक मिनट प्लीज, आई एम टॉकिंग लाइक एज आई बीन अ जनरल इन द आर्मी, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव होता है, पॉलिटिकल डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया था और उस पॉलिटिकल डायरेक्शन के हिसाब से आपको सिर्फ वहां जाकर के उनके आतंकवादी अड्डों पर हमले करने थे और कोई हमले नहीं करने थे। दैट वाज ए कॉल टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत लंबा चलने वाला मुद्दा है ये और इस पर एक बार फिर से बैठने की इच्छा मुझे जाहिर हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप लोगों को और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी इस डिबेट में। थैंक यू सो मच रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर दीपक वोरा जी आपका, अनुज माथुर जी आपका बहुत